नकवी जी, तापमान तो बहुत बढ़ रहा है, राहुल गांधी पर इसका असर भी दिख रहा है, वैसे सब पर दिख रहा है, लेकिन चुनाव में स्पॉटलाइट जिस पर होती है उनके तापमान ज्यादा देखे जाते हैं। तापमान बढ़ रहा है, ये चुनाव क्या 7वें चरण से पहले तय हो चुका है या आपको लगता है कि ये चुनाव बहुत क्लोज फाइट होने वाली है, जिसमें 7वां चरण तय करेगा कौन आगे कौन पीछे? नविका, ये चुनाव फाइट तो है, हर जगह फाइट है, मैं बार बार कह रही हूँ, क्योंकि लोग अब जब सीटों का नंबर निकाल रहे हैं, मैं कहती हूँ देखिए फाइट है और 400 पार तो नहीं होगा। क्या मेजॉरिटी आएगी खुद या अलाइज के साथ आएगी, ये मेरे जहन में ये सवाल है। अब उत्तर प्रदेश में क्योंकि हम लोग बैठे, काशी जैसे महान नगरी में हम लोग बैठे, तो काशी में तो बिल्कुल काशी के आस पास देखना जरूरी है। और आज मैं गई करीबी सीट में चंदौली में, और मैंने इस गर्मी में बुरा लगता है कि लोगों को पकड़ के पूछो भाई किसको वोट दोगे और समाज क्या है, क्योंकि ये पूछना उत्तर प्रदेश में हम सब जानते हैं बहुत अहम चीज है। तो जो भी मेरा छोटा सा सैंपल, इसमें मुझे लगा कि थोड़ा सा बीजेपी का वोट छटक रहा है। जैसे चौहान, ये नहीं कि सब आ रहे हैं, लेकिन आधे जो मिले वो जा रहे थे, और लेकिन कुछ यादव भी मिले जो भाजपा को दे रहे हैं। तो कोई क्लियर पिक्चर लेना, मैंने एक सीट क्योंकि कम से कम मुझे लगता है हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, कम से कम अगर पत्रकारों को देखा जाए तो सस्पेंस बना रहे तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि सस्पेंस रहेगा तो टीआरपी रहेगी, लोग देखेंगे, उत्सुक होंगे। वन साइडेड चुनाव में मुझे लगता है लोगों का इंटरेस्ट कम हो जाता है, क्योंकि पता है क्या होने वाला है। तो इस दृष्टि से अगर देखा जाए तो चलिए, सस्पेंस अगर है तो अच्छी बात है। लेकिन सबा नकवी जी का जो बहुत इंपॉर्टेंट वाक्य है कि कुछ वोट छटक रहे हैं, मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि गैप इतना ज्यादा था पिछले 2 चुनाव में बीजेपी में और ऑपोजिशन के बीच में, क्या थोड़े से वोट छटकने से ये पूरा गैप क्लोज हो जाएगा और इसके बाद विक्ट्री का एक एडवांटेज मिलेगा, या गेम बदलने की कोई आपको सिचुएशन नजर आ रही है, या तीसरी बार है नॉवेल्टी फैक्टर नहीं है, मोदी को सब जानते पहचानते हैं और इसीलिए वेव नहीं नजर आ रही, पर अंदर खाने कुछ ना कुछ चल ही रहा है? देखिए नविका जी, ये आपने ठीक कहा कि हम पत्रकारों के लिए अच्छा है, थोड़ी खबर होती है, थोड़ी मारामारी होती है, थोड़ा सा कुछ इंटरेस्ट बना रहता है। लेकिन मुझे लगता है, और मैं बहुत इस पे अब श्योर हूं, इसमें अब मुझे कोई कंफ्यूजन नहीं है, और मैं उस शब्द का इस्तेमाल करता हूं तो कई लोग कहते हैं कि कॉन्ट्राडिक्टरी आप कह रहे हैं, साइलेंट वेव कैसे हो सकती है। लेकिन जब कहीं भी बहुत लंबे समय तक एक तरह की वेव दिखने लगती है तो उसको आप फिर उस तरह से एहसास नहीं करते। छोटी लहर भी आए, अचानक घर में आ गई, बारिश थोड़ी सी हो गई और पानी आ गया, तो आपको लगता है सीढ़ियों से आया हुआ पानी भी बड़ा भारी है, और आपके घर के बगल में बहुत बड़ी नदी बह रही हो, उसको भी आप समझते हैं कुछ नहीं। मुझे लगता है नरेंद्र मोदी फिनोमिना इस देश में साइलेंट वेव की तरह है, जो बहुत गहरे बैठा हुआ है। शायद यही वजह है कि हम लोगों को लगता है कि कोई वेव नहीं। अब अगर हम कहें कि कुछ, जो सबा जी ने कहा, चूंकि चंदौली कॉन्स्टिट्यूंसी गई थी और ठीक जगह गई थी, एकदम सही सैंपल चुना उन्होंने। चंदौली उत्तर प्रदेश की एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी है जहां मामला टफ है, कांटे का मुकाबला, इतना आसान नहीं है। लेकिन जब परिणाम आएंगे तब हमको दिखेगा कि जहां जहां हम लोग कह रहे थे कि बहुत क्लोज फाइट है, वहां आपको जो जीत हार का अंतर होगा वो 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख का दिखेगा। जब हम लोग कह रहे हैं जहां की वोट छटक गए, तो जो छटके हुए वोट हैं किसकी बात कर रहे हैं? क्योंकि हम यहां बैठे हुए हैं, काशी में, बनारस है, तो बिहार भी बनारस के बगली में है, तो थोड़ा सा उसकी भी बात कर लें। यूपी बिहार में जो जातीय समीकरण भारतीय जनता पार्टी ने साध लिया है, आप यकीन मानिए नविका जी, अजेय समीकरण है, ये इससे पहले कभी नहीं बना। और जिस जगह पे आप कह रहे हैं ना, आपने अभी कहा पूर्वांचल का बैरोमीटर है, पूर्वांचल के उसी बैरोमीटर में जो घोसी है, गाजीपुर है, लालगंज सुरक्षित है, जौनपुर है, आजमगढ़ है, इन सीटों पर जहां भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल था कि कोई सोच ही नहीं सकता था, वहां भी उपचुनावों में या उसके आगे पीछे वो जीतने की स्थिति में दिख रही है। तो उसकी वजह यही है, लोग छिटके जो है बड़े कम है, जुड़ने वाले। पर आपने एक शब्द कहा, अब मैं बहुत श्योर हूं, ये अब
7वें चरण से पहले आपको आया या दूसरे तीसरे के बाद आया? कब आया ये जो अब वाला ख्याल है? ये मुझे दूसरे चरण के बाद आया। फर्स्ट फेज के बाद मुझे भी ये लगा, और कमाल की बात ये है कि हम लोग थोड़ा सा उस तरह से बात करते हैं तो जो पता चला जो एकदम भाजपा का समर्थक वो कह रहा है कि हमने तो वोट दिया लेकिन भाजपा का वोट घटा है। तो हमने कहा अच्छा बताओ तुम्हारे यहाँ क्या हुआ? तो कहता हमने अपनी सोसाइटी को भी वोट कराया, अपने गांव में भी वोट कराया, लेकिन भाजपा को वोट घटा है। मुझे लगता है बीजेपी का सबसे बड़ा आलोचक उसका अपना वर्ग है, जो उसको वोट दे के आता है। वो पहले अगर उससे आप 10 मिनट बात कीजिए तो 9 साढ़े 9 मिनट वो भारतीय जनता पार्टी की नीतियों की आलोचना करता है, नरेंद्र मोदी ने क्या क्या नहीं किया वो बताता है, आखिर मिनट में कहता है लेकिन ना आएगा तो मोदी ही। बिल्कुल। और कल भी हमने डिबेट की और मैंने कई सेफोलॉजिस्ट से बात की और सबका यही कहना है कि शायद वोट छटके भी तो क्या इतना छटक रहा है कि सरकार दोबारा मोदी की नहीं बनेगी, ऐसा कोई नजारा नहीं नजर आ रहा है। तो कमलाकर त्रिपाठी जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, विपक्ष की आदत भी है और उनकी ड्यूटी भी है कि कहीं ना कहीं थोड़ा कॉन्फिडेंस दिखाएं, बैटल में घुसे हुए कि युद्ध जो हो रहा है, महाभारत जो चल रही है, उसमें कहीं से भी ये ना दिखाएं कि कॉन्फिडेंस की कमी है। लेकिन मैं फिर पूछना चाहती हूं आपसे कि लोग जो कह रहे हैं उससे क्या ये अंदाजा लगाना सही होगा कि हाँ सरकार, जिस तरह से राहुल गांधी बार बार कहते हैं कि लिख के ले लो, ठकाठक लाइनें लग जाएंगी सीटों की और खटाखट सफाचट हो जाएगी बीजेपी, ऐसा माहौल बाकी किसी को तो नहीं नजर आ रहा, आपको कैसे नजर आ रहा? सबसे पहले तो बता दूं कि अब की बार मोदी जी हाफ और बीजेपी साफ। अब इसके पीछे मैं बता रहा हूं, अभी हर्षवर्धन जी को मैं सुन रहा था, बीजेपी का वोटर से जब ये बात करते हैं तो वो भी असंतुष्ट है। अब उसकी तो मजबूरी है कि वो बाद में ये कहेगा कि मैं मोदी को वोट देकर के आया और आएंगे मोदी। लेकिन बेसिक चीज ये है कि जिस तरीके का भय, भूख, भ्रष्टाचार का माहौल हो गया है, जिस तरीके से बेरोजगारी है, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में पेपर लीक्स हो रहे हैं, जिस तरीके से पीएम की कंस्टिट्यूंसी में आईआईटी बीएचयू की छात्रा के साथ इनके बीजेपी आईटी सेल के बच्चे रेप करते हैं और उनको 1 महीने तक स्टार प्रचारक बना करके दूसरे प्रदेश में भेजा जाता है, जबकि 3 दिन के अंदर पुलिस ने उनको आइडेंटिफाई कर लिया था। ये ब्रजभूषण शरण सिंह को टिकट नहीं देते हैं तो उनके प्रॉक्सी, उनके लड़के को टिकट दे देते हैं। तो ये जो ड्यूअल कैरेक्टर सामने आ रहा है और बौखलाहट तो पूरे बीजेपी और इनकी दिख रही है माननीय मोदी जी की, जिस तरीके के जिस लेवल पे वो ही हैज स्टूप्ड टू द लेवल कि उन्होंने अब मुजरे जैसे शब्द का प्रयोग विपक्ष के लिए करना शुरू कर दिया। तो अब आप ये समझिए, कभी वो मंगलसूत्र की बात करने लगेंगे, कभी 2 बहस होगी तो ये लोग खींच के ले जाएंगे तो और उन लोगों को देंगे, मुसलमानों को देंगे, उन लोगों को देंगे जिनके बच्चे ज्यादा होते हैं। ये जो बौखलाहट है, और पूरे उनके भाषण में कहीं भी आप ये नहीं पा पाएंगे, इस बनारस में भी विकास के नाम पे जो छल हुआ, इस बनारस में जो भी एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग इंस्टीट्यूशंस थे, डीरेका डीएलडब्ल्यू जिसको बाद में बरेका कर दिया गया, वहां आज आउटसोर्सिंग हो रही है। कांग्रेस के समय में बनाया गया ओल्ड एयरपोर्ट, न्यू एयरपोर्ट कांग्रेस के समय में बनाया गया। 3 विश्वविद्यालय, 2 डीम्ड यूनिवर्सिटीज, 1 विश्वविद्यालय नया नहीं बना, एम्स नहीं बना। 1 मिनट नविका जी, अपनी बात को खत्म एक शेर के साथ करूंगा उसमें कि वो ख्वाब थे ही चमेलियों से कि सबने हाकिमों की कर ली बैयत, और फिर जब उस चमेली की ओट से सांप निकले तो लोग समझे। तो नाउ ही इज एक्सपोज्ड, लोग समझ चुके हैं। और ये चमेली में से सांप किसके लिए निकलता है ये तो 2 चुनाव से तो हम देख ही रहे हैं। लेकिन डॉक्टर कौशल किशोर ये कहते हैं कि दोगलापन, मैं मानती हूं कि जिस तरह से प्रज्वल रेवन्ना हो या ब्रिज भूषण जी की बात है, सही सवाल उठाती है विपक्ष, लेकिन विपक्ष भूल जाती है कि ये किसके साथ बैठे हैं। आम आदमी पार्टी के चीफ मिनिस्टर, जिनके घर में एक महिला सांसद पर प्रहार होता है, मारा पीटा जाता है, उनके घर में
दिल्ली की सड़कों में नहीं, उनके घर के ड्राइंग रूम में, लेकिन एक चूं तक नहीं निकलती। तब इनको दोहरा मापदंड नहीं नजर आता, और इनको दोहरा मापदंड तब भी नहीं नजर आता जब संदेश खाली में होता है कुछ, जब पंजाब के एक मंत्री होते हैं वो उनका वीडियो वायरल होता है, उस पर कोई जवाब नहीं आता। तो क्या इस तरह की बातों से बीजेपी का सामना और वोट शेयर दोनों कम कर सकेंगे? देखिए, दोगलापन शब्द से मुझे परहेज है। मैं दोगलापन शब्द नहीं कहना चाहता। दोहरापन एक सभ्य काशी की पांडित्य परंपरा के चलिए, नगरी में मेरी हिंदी इतनी सही नहीं। कोई बात नहीं, वो ठीक है। अब स्वाति मालीवाल के साथ तो इतिहास का काम हुआ। आप पूरे भारत के, स्वतंत्र भारत के इतिहास में किसी मुख्यमंत्री के घर में बैठ करके मुख्यमंत्री अपने पीए से एक अपने ही कार्यकर्ता को, अपने ही नेता को पिटवाने का काम करे, ऐसा निकृष्ट काम मैंने तो नहीं देखा था। देखिए नाविका जी, बहुत साफ बात है कि इस चुनाव को समझना आसान नहीं है। यह चुनाव राम रोटी का चुनाव है। इसको बहुत करीने से मैंने देखा है। राम रोटी का चुनाव इसलिए है कि राम इस देश की आत्मा है, राम इस देश की आस्था है, राम इस देश के संस्कृति, धर्म, धरोहर सब कुछ है। और राम मंदिर के निर्माण के बाद भारत के करोड़ों लोगों के मन में राम की ज्वाला प्रज्वलित है। ये कैसे प्रस्फुटित होगी, ये चुनाव तय करेगा। दूसरा, एक मिनट, दूसरा जो प्रधानमंत्री अन्न योजना मिल रहा है, इसको आप कमजोर समझ रही हैं। जाइए थोड़ा गांव में देखिए, जो लोग भूखा कोरोना में मरना, पूरे कोरोना में पूर्वांचल में एक भी आदमी भूखों नहीं मरा। कैसे नहीं मरा? किसने उनको अनाज दिया? कैसे अनाज दिया? ये सब मुद्दे उठाना चाहिए। 2022 के विधानसभा के चुनाव में इसी तरह से हल्ला था। मैंने उस समय भी कहा था कि कुछ भी हो जाए, लेकिन जो अनाज योजना चल रही है प्रधानमंत्री का, वो 2022 के चुनाव में योगी की वापसी करा देगा। वापसी कराया। और मैं ये आपको दावे के साथ कह रहा हूं कि राम का प्रभाव, राम की लहर है और अनाज की लहर है। राम की लहर है, ये तो कोई मानने को तैयार नहीं है। और भाटी जी, राम में तो आस्था अगर नहीं है या नहीं जाना प्राण प्रतिष्ठा। भाटी जी के पास आप जाएं उससे पहले, चूंकि कमलाकर जी यहीं के हैं, तो काशी से जब हम देख रहे हैं तो फैक्ट नहीं गलत होना चाहिए। और चूंकि आज आपने वो मीटर नहीं लगाया रेड ग्रीन वाला, तो उसको मैं कर देता हूँ। हाँ, लाई डिटेक्टर नहीं है। कमलाकर जी ने कहा कि डीरेका यानी डीजल रेल कारखाना, जो यहाँ डीजल लोकोमोटिव वर्क्स है, अब सोचिए पूरे देश में कांग्रेस के शासनकाल में भी इलेक्ट्रिक होना शुरू हो गया, लेकिन डीजल रेल कारखाना आगे कैसे बढ़ेगा इसकी कोई कल्पना नहीं की गई। आज वो जो डीएलडब्ल्यू, आज जो बीएलडब्ल्यू हो गया, बनारस लोकोमोटिव वर्क, वहां मार्च 2019 में पहला इलेक्ट्रिक रेल इंजन बन गया। तो कम से कम देश को ये जानकारी होनी चाहिए, बनारस के लोगों का जो प्रतिष्ठित संस्थान था, जो नौकरी देने वाला रेलवे का प्रतिष्ठित संस्थान, वो आज के आधुनिक समय के लिहाज से, जब देश में इलेक्ट्रिफिकेशन हो रहा है हर तरफ, तो वहां डीजल वाला कहां चलेगा? बंद हो जाता। मोदी जी ने उसको इलेक्ट्रिक कारखाना कर दिया। फैक्ट बताना चाहिए, फैक्ट के साथ खिलवाड़ ठीक नहीं होती है, तभी उस पे आप कुछ कर सकते हैं। अचानक ला करके आपने इलेक्ट्रिक कारखाना नहीं, मैंने कोई इस बात से इनकार नहीं कर रहा कि कांग्रेस ने प्लिंथ लगाई थी, लेकिन समय आगे निकल गया। वहाँ आउटसोर्सिंग हो रही है। मैंने इस बात पे कहा कि आपने कहा था बंद हो गया। जब आपको मैंने फैक्ट चेक कर दिया तो आपने कहा कि जहाँ से रोजगार मिलता था वो बंद हो रहा है। रोजगार नहीं कहा बंद हो गया, नहीं बंद हुआ। जब इलेक्ट्रिक हो गया, जब इलेक्ट्रिक रेल इंजन बनने लगेगा, में रिक्रूटमेंट्स बंद हैं, पूरे रेलवे में बंद हैं। चलिए, मैं समझती हूँ, मैं ऑन द रिकॉर्ड बोल रहा हूँ। मैं समझती